अध्याय 4 देख रहे हैं, कृषि, एग्रीकल्चर। हमने बात की जो खाद्यान्न फसलें हैं, इसमें ये मैदान में कटाई के लिए चावल की फसल तैयार है, यहाँ पर गेहूं की कृषि है और ये बाजरे की कृषि है। इनको एक बार हम और देखेंगे। चावल से शुरुआत करते हैं। चावल यानी कि राइस, ये खरीफ की फसल है। 25 डिग्री से ऊपर इसको तापमान चाहिए और अच्छी ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता चाहिए। बरसात भी अच्छी होनी चाहिए, करीबन 100 सेंटीमीटर के ऊपर। जो सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी इसके लिए चाहिए, एलुवियल कैली सॉइल। इसके अलावा इंडिया, हिंदुस्तान चाइना के बाद दूसरा प्रमुख उत्पादक है। आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में एक साल में ही 3 बार इसकी क्रॉप ली जाती है। पैडी की, पैडी बोलते हैं इसको, चावल को, और इसे कहते हैं औस, अमान और बोरो। तो जो आपके उत्तरी मैदान है, उत्तर पश्चिमी जो स्टेट्स हैं, और जहां पर कोस्टल एरिया है और जहां डेल्टा बनता है, वहां पर इसकी पैदाइश होती है, यहां इसको उगाया जाता है। वीट की बात करते हैं, गेहूं की। ये रबी फसल है और इसके लिए थोड़ा ठंडा मौसम चाहिए और अच्छी सनशाइन यानी कि अच्छी धूप चाहिए पकने के लिए। इसको 50 से 75 सेंटीमीटर तक अगर बरसात हो तो वीट के लिए अच्छा है। और इसके लिए वेल ड्रेन एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी इसको चाहिए, लेकिन अच्छी खासी ड्रेन हो, उसमें आर्द्रता ना हो, और काली मिट्टी, काली मृदा। अगर आप उत्तर भारत की बात करें तो मेन फूड क्रॉप है, ये मेन खाद्यान्न की फसल है। और इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में भी ये उगती है, उगाई जाती है। दो बहुत इंपॉर्टेंट जो जहां पर गेहूं की खेती होती है वो है गंगा सतलुज के जो प्लेन है, और जो काली मिट्टी, खासतौर पे डेक्कन की जो काली मिट्टी रीजन है, वहां पर होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग, यहां पर गेहूं उगाया जाता है। मिलेट्स में, जैसे मिलेट्स मतलब होता है जो मोटे दाने के आपके अनाज है। इसमें जवार है, बाजरा है, रागी। जवार, बाजरा और रागी, ये तीनों ही खरीफ की फसलें हैं और ये अच्छी खासी टेम्परेचर जहां होता है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहां उगाया जाता है। पानी जहां कम हो वहां उग जाती है, क्योंकि इसमें पानी रखने की या पानी कम में भी बढ़ने की संभावना रहती है। और जवार की बात करें तो अगर उपजाऊपन कम भी है सॉइल में, मिट्टी में, तो ये उगेगा। बाजरा जो है बालुई सॉइल, जहां पर बालू हो और जहां पर खुली हुई ब्लैक सॉइल, काली मृदा हो। रागी की बात करें तो ये उस जगह पे जहां पर लाल मिट्टी हो, और जैसे मैंने कहा सैंडी, लोमी, और इसी तरीके से जैसे ये शैलो ब्लैक सॉइल है, ये भी है, वहीं यहां उग जाता है। जवार, बाजरा और रागी, इसको हम कोर्स ग्रेन या मोटे अनाज भी बोलते हैं। जवार कहाँ होता है? वहां पर जहां पर थोड़ी आर्द्रता हो, पानी की आवश्यकता ज्यादा होती नहीं है इसको, और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, मतलब इसमें जो कंटेंट होगा शरीर को बड़ा फायदा करता है। और इसी तरीके से ये जो दोनों बाजरा और रागी है, इसमें भी अच्छी खासी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। इनकी अगर इलाके देखें तो जवार महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, बहुतायत में होता है। आप बाजरा की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में है। और रागी ये कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में ये उगाया जाता है। अब हम आते हैं मेज पे। भुट्टा जो होता है, मेज, कॉर्न, तो ये खरीफ की फसल है। इसके लिए 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात हो, और ये फूड की तरह भी काम करता है, यानी कि हम भी खा सकते हैं, और फॉडर यानी कि जानवरों को खिलाने के भी काम में आता है। और ये एलुवियल सॉइल में होता है। इसके अलावा कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में ये आपको मिलता है। पल्सेस यानी कि दलहन, दालें, ये रबी की फसलें हैं, और ऐसी कंडीशन जहां पर ड्राई कंडीशन हो वहां पर भी ये उगाई जा सकती है, पैदा होती है। कम पानी चाहिए, इसलिए ड्राई एरिया में ये उगता है। और ये जो पल्सेस है, दालें, ये रोटेशन में की जाती है, यानी कि इसका मतलब कि आज एक दाल हुई, फिर कल अगली बार दाल, मतलब एक सीजन में एक दाल, फिर दूसरे सीजन में दूसरी दाल, इस तरीके से इसको बदल बदल के उगाया जाता है। और इसलिए क्योंकि जो सॉइल है जमीन की
फर्टिलिटी, उपजाऊपन बरकरार रहे। हिंदुस्तान विश्व में सबसे ज्यादा दालें प्रोड्यूस करता है, बनाता है, क्रिएट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा खाता भी है, कंज्यूमर भी हम सबसे ज्यादा हैं इसका एग्जांपल लें तो तुअर, जिसे हम अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, और पीस, ग्राम मतलब चना, पीस मतलब मटर, और इसमें सबसे बेहतरीन प्रोटीन होता है इन सब में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में इसका बहुतायत है, यहां पर ये पैदा होता है। तो ये सारी बात हमने की। यहाँ मक्के की खेती हो रही है, मकाई जिसे कह रहा हूं मैं, मेज, और इसके अलावा यहाँ पर गन्ने की खेती आप देख रहे हैं। तो खाद्यान्न के अलावा जो हमने बात की अभी, वो खाने वाली चीजें थी जिसको हम अपने डेली खाने में हम लाते हैं। इसके अलावा और भी हैं जो खाद्यान्न के अलावा खाद्य फसलें, मतलब उन्हें खाने में तो लाते हैं, खाते हैं, पीते हैं उसको, लेकिन उस तरीके से नहीं करते हैं, मतलब उस तरीके से आपके भोजन में नहीं होगा। जैसे भोजन बनाया किसमें जाएगा, तेल में, तो तेल जो है वो इसमें आ जाएगा। जैसे आप चीनी तो लेते ही लेते हैं, अब चीनी किससे बनती है, शुगर केन से, यानी गन्ने से, तो वो यहाँ पर आ जाता है। पहले मैं इसको आपको थोड़ा इसकी ब्रीफ बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। तो गन्ना ये एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी कि विषुवत जो है हमारा इक्वेटर, उससे ऊपर और थोड़ा और ऊपर, यानी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो इन्हीं इलाकों में विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर के आसपास ये होता है, और बाकी भी इलाके हिंदुस्तान के अलावा भी ऐसी जगह है जहां पर ये होता है। अब 21 से लेकर 27 का जो टेम्परेचर है, वहां का तापमान इसके लिए बेहतरीन है, और 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा अगर हो तो ये बहुत बेहतरीन है गन्ने के लिए। इसके अलावा उष्ण और आर्द्र जलवायु में ये बोई जाती है। उष्ण जैसे मैंने बताया कि ड्राई हो और थोड़ा इक्वेटर के पास में हो, तो ये इलाकों में ये बनती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा ये गन्ना के, शुगर केन के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। तिलहन की बात करें तो तिलहन, तिल आपने सुना होगा। तो देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग में, जितने बोए गए क्षेत्र हैं पूरे देश का ले लीजिए, 12% भाग में तिलहन उगाए जाते हैं। तिलहन मैं बताता हूं ये क्या है इसका। इनका प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है, और इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन और उबटन, यानी कि आप जो नहाते धोते हैं उसके लिए उपयोग में लाया जाता है, कच्चे माल की तरह तिलहन। तो दलहन हम पढ़ चुके हैं, तिल आपने छोटी छोटी तिल देखी होगी, उसकी बात ये हो रही है जिससे तेल वगैरह भी निकाला जाता है। चाय की बात करें तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है यहाँ। इसका मतलब चाय की खेती, हाँ हो सकता है कि आप भी इसे पी लें अगर आप उद्यान लगा रहे हैं, लेकिन मेनली इसका काम यही होता है कि इसका निर्यात किया जाए या इसको बेचा जाए, इसको देश को बेचा जाए या बाहर भी बेचा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेय पदार्थ है। आप देखें किसी के घर भी आप जाएंगे तो आपको चाय पेश की जाएगी, और ये शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। और ये कहाँ से पैदा हुई है, इसका बेसिक ओरिजिन कहाँ है? चाय जो है वो चाइना से आई है, चाइना से चाय, और अंग्रेज भारत में ले आए, फिर हमारे जबान पे चढ़ गई। तो चाय की झाड़ियां, चाय के जो छोटे छोटे बागान होते हैं, मतलब अगर आप कमर तक देखें, अगर आप 6 फीट के आदमी हैं तो कमर तक आपके इसके पौधे आएंगे। पौधे यानी जैसे आपने अगर मेहंदी का पौधा देखा होगा, उसी तरीके का कुछ ये पौधा होता है। और चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहे जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी आर्द्र तो हो लेकिन पाला ना गिरता हो, फ्रॉस्टिंग ना हो रही हो, वहां पर ये आपको मिलेगा। वहां पर ऐसे ऐसे इलाके हैं, मैं अब इसकी जगह बताता हूं कि सबसे पहले शुरुआत हुई थी असम में, अंग्रेजों ने यही शुरुआत की थी। मुख्य उत्पादक क्षेत्र इसलिए असम है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग टी बड़ी फेमस है। जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां जो है, और तमिलनाडु में आप आ जाए तो वहां पर भी ऐसे इलाके हैं जहां पर लहरदार या कहें अंडुलेटेड लैंड है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब आप चाय उगाते हैं तो चाय के जो रूट्स है उसमें पानी नहीं आना चाहिए, तो वो अगर ऐसी जमीन है यूं करके तो पानी यूं निकल जाएगा। तो इसीलिए ऐसी जमीनों में, ये हमेशा ढाल की जमीनों में आपने देखा होगा इसके पौधे उगाए जाते हैं। तो चाय के मुख्य उत्पादक में जैसे मैंने बताया असम है, और दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी की पहाड़ियां, और खासतौर पर नीचे अगर आप आ जाए तमिलनाडु और केरल में भी आपको चाय के बागान मिल जाएंगे। मुन्नार वगैरह आप जाएंगे, मुन्नार वगैरह में आपको केरल में ये मिलेगा। ऐसे यहाँ तमिलनाडु में ऊटी के क्षेत्र में चले जाएं, वहां पर भी मिलेगा। कॉफी, भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए बहुत विश्वविख्यात है। बहुत अच्छी कॉफी हमारे यहाँ मिलती है। और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसमें जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उसके आसपास
इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, क्योंकि ये नीलगिरी की पहाड़ियां तीनों जगह व्याप्त हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो यहाँ पर इसकी खेती होती है। इसी तरीके से बागवानी फसलें हैं, जैसे मैंने कहा कि उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि आप थोड़ा विषुववृत्त से ऊपर जाएं, नीचे भी उसी लैटिट्यूड पे जाएं और थोड़ा और ऊपर जाएं, तो वो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध जो है वहां पर ये फलों का उत्पादन होता है। जैसे आपने जम्मू कश्मीर में देखेंगे, हिमाचल में देखेंगे, काफी सारे फल वहां से आते हैं, खासतौर पे अच्छे क्वालिटी के सेब वहां से आते हैं। और भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। 100 अगर मान लें तो 13 सब्जियां हमारे तरफ से आती हैं। तो ये बात हुई आपके जो खाद्यान्न के अलावा जो फसलें हैं, तो जैसे गन्ना हो गया, हमने बात की इसकी, तिलहन और श्रृंगार का सामान, जैसे मैंने बताया तिलहन का उपयोग करते हैं, और मूंगफली भी है इसमें, ग्राउंडनट भी है आपका। तो थोड़ा मैं इसको और डिटेल में ले जाना चाहूंगा क्योंकि ये जरा इंपॉर्टेंट है। तो शुगर केन मतलब गन्ने से शुरुआत करते हैं। खरीफ की फसल है, 21 से 27 डिग्री इसको टेम्परेचर चाहिए और 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर बरसात होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सूखी हुई मतलब ड्रेन्ड एलुवियल साइड जलोढ़ मिट्टी और अलग अलग इसमें ये हो जाता है, खासतौर पर उत्तरी मैदानों में आपने देखा होगा। और हिंदुस्तान जो है ये दूसरा प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? ब्राजील के बाद हिंदुस्तान में होता है। और जैसे मैंने बताया कि उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु में ये होता है। और वो उस जलवायु में कौन कौन से प्रदेश आते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये कर्नाटका तमिल थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये हमारे साउथ इंडिया में है, बिहार, पंजाब और हरियाणा। इसी तरीके से अब जब ऑयल सीड की बात करते हैं, ऑयल सीड जिसमें तेल निकलता है, तो तेल जब निकलता है तो उसमें हम सबसे ऊपर रखते हैं इसको ग्राउंडनट, यानी मूंगफली की बात हो रही है। ऐसे ही आप आएंगे यहाँ पर तो सरसों हो गया, फिर आपका सेसामी हो गया, सेसामी भी एक तरह का तिल होता है, और कैस्टर। तो इसका मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो जब हम ये बात करते हैं मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी, ये सारे जो है इसमें तिलहन में आते हैं आपके। तो 2008 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था, दूसरा बड़ा, देखिए आप इसके बाद। तो ये सारी जो मैंने आपको बताई, मूंगफली जो है खरीफ की फसल है और बहुत ज्यादा इसका जो भाग है वो हम लोग उपयोग करते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसको कि भारत विश्व का, जैसे मैंने बताया, 13% हम लोग फल, और ये जिसमें भारत में मटर, फूल गोभी, प्याज, बंदर गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू, ये हमारे बड़े प्रमुख स्थान है, हम सब्जियां पैदा करते हैं। तो अब हम आ गए जरा ऑयल सीड पे, जिससे तेल निकलता है। तो इसमें हम ग्राउंडनट की बात कर रहे थे, यानी कि मूंगफली की। 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 50 से 75 इसका रेनफॉल होना चाहिए इस जगह जहां पर ग्राउंडनट हो। ये जमीन के नीचे उगने वाली फसल है, लाल मिट्टी में ये बहुत अच्छी होती है। और हिंदुस्तान चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका, मतलब पैदा हम लोग चाइना, जितना चाइना करता है उससे थोड़ा सा कम करते हैं, यानी कि सेकंड, पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। और ऑयल सीड, जैसे मैंने कहा, तिलहन जो है 12% पूरा जो एरिया है वो कवर करता है। यानी अगर पूरा जितना भी पैदावार होती है उसमें 12% तिलहन होता है, यानी कि ऑयल सीड, जिससे ऑयल निकाला जा सके। गुजरात ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा पैदा करता है मूंगफली को। उसके बाद आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। ऐसे ही आप देखेंगे लाइन सीड, जिसमें मस्टर्ड सरसों है, ये राबी की फसल है। और हिंदुस्तान जो है वो तीसरा प्रोड्यूसर है, सबसे पहला है कनाडा और चाइना, कनाडा और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे हम आते हैं। और जो तेल है सबसे जरूरी होता है हमारे खाना बनाने के लिए, और इसको हम अपने साबुन के लिए, कॉस्मेटिक ऑइंटमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं। सिसामे भी है, ये सिसामम, इसको खरीफ फसल कहते हैं, खरीफ फसल है ये। और ये नॉर्थ में, यानी कि ऊपर के भाग में तो खरीफ फसल है, जैसे नीचे जाएंगे साउथ पे तो ये राबी की फसल हो जाती है सिसामे। ये भी एक तरीके का जिससे तेल निकलता है। कैस्टर भी है। और इसके अलावा हम चाय पे आते हैं। चाय को चाहिए 21 से लेकर 29 डिग्री, 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर बरसात चाहिए, थोड़ा बहुत पानी हो, फ्रीक्वेंट पानी गिरता रहे, जैसे दार्जिलिंग वगैरह में होता है, आसाम में होता है। और ये पूरे साल भर गिरता रहना चाहिए, पूरे साल भर होना चाहिए। माउंटेन सॉइल, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा लहरदार जमीन हो तो वहां पर हम उगाते हैं इसको। और थोड़ा जमीन अंदर की हो, क्योंकि पहाड़ी जमीन हमेशा डीप होती है, अंदर की बहुत ज्यादा मिट्टी होती है उसमें। और ड्रेन सॉइल हो, जिसमें पानी जमा ना हो सके, इसीलिए ये एंडुलेटेड होता है, जिसमें खाद मतलब ह्यूमस, ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा हो। टी प्लांटेशन क्रॉप है, यानी कि ये उद्यान, बागान के रूप में पैदा होती है।
और बेवरेज क्रॉप मतलब आप इसको पीते हैं, यानी कि ड्रिंक करते हैं। इंडिया सबसे जबरदस्त प्रोड्यूसर है टी का पूरे वर्ल्ड में, और ये उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध क्लाइमेट में पैदा होती है। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, मेघालय, त्रिपुरा, ये इलाके हैं जहाँ पर ये पैदा होती है। और सबसे बढ़िया जो फेमस है वो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग। आप आए कॉफी पे 15 से लेकर 28 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। 150 सेंटीमीटर से लेकर 250 तक आपकी मतलब एक साथ बरसात नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी छिड़काव वाली बरसात लेकिन पूरे साल होनी चाहिए। ये भी हिल स्लोप में होती है, यानी कि इस तरीके से आपका अंड्यूलेशन होना चाहिए, और बिल्कुल इसी तरीके से वेल ड्रेन सॉइल, माउंटेन सॉइल होनी चाहिए, यानी कि पहाड़ी सॉइल हो और जिसमें नमी कम हो। कॉफी भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, यानी कि ये भी एक बागान की तरह पैदा होती है। ये भी बेवरेज क्रॉप है, यानी इसको पिया जाता है। और इंडियन कॉफी, जो हिंदुस्तानी कॉफी है, इसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो पूरे विश्व में मानी जाती है। यमन से आई थी ये अरेबिका वैरायटी, ये यमन से हमारे पास आई थी अरेबिका वैरायटी, इसीलिए हम बड़े माने जाते हैं कॉफी के मामले में। पूरे विश्व का देखा जाए तो 3.2% हम लोग कॉफी प्रोड्यूस करते हैं। और ये कर्नाटका में सबसे पहले, बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं, ये पहले जो बाबा बुदान हिल्स है, बाबा बुदान हिल्स, वहां पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, वहां पर सबसे पहले ये उगाई गई थी, और वहां से आज हिस्ट्री है। नीलगिरी जो कर्नाटका में है, केरला और तमिलनाडु में, ये इन नीलगिरी के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर कॉफी उगाई जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर अखरोट दिख रहा है आपको, सेब दिख रहा है, अनार दिख रहा है, ये सब भी चीजें यहाँ पर हमारे पास है, इसका भी भंडार है, ये भी उगाई जाती है। सब्जियों में देखें तो यहाँ पर आप देखिए मटर है, फूल गोभी है, टमाटर है, बैंगन है, ये सब हमारे आए दिन के सब्जियों में बनती है। अब हम आते हैं जरा अखाद्य फसलों पे। अब ऐसे फसल देखिए, जो क्रॉप होता है, जरूरी नहीं है कि हर क्रॉप, हर जो चीज पैदा हो रही है उसको हम खाएं हैं। कई ऐसी होती है जो, जैसे हमारे कपड़े किससे बनते हैं, वो भी क्रॉप से ही बनते हैं, वो भी, उसके लिए भी आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, कृषि करनी पड़ेगी। तो एक एक करके इसके लिए बात करते हैं हम। सबसे पहला जो है वो है रबड़ जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, यानी आप भूमध्य रेखा मतलब भूमध्य रेखा जो हमारी पास होती है, वहां के इलाकों में इसको पाया जाता है, उगाया जाता है। लेकिन ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों में भी उगता है रबड़। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए। नम होनी चाहिए जो हवा है, इसमें आर्द्रता होनी चाहिए। और इसीलिए आप केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय, इसकी गारो जो पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतियां सुना होगा, इसमें गारो पहाड़ियों में इसको उगाया जाता है रबड़ को। रेशेदार फसलें जिसमें रेशे निकलते हैं, इसमें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम, ये भारत में उगाई जाने वाली जो प्रमुख 4 रेशेदार फसलें हैं। और रेशेदार उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़े हैं उनको पालते हैं, इसे रेशम उत्पादन कहते हैं। कपास की बात करते हैं, कपास और जूट इसमें आया रेशेदार, तो हम कपास की बात करते हैं। ये खरीफ फसल है, कपास खरीफ फसल है। और ये जो दक्कन के पठार है, वहां की काली मिट्टी इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस फसल को उगाने के लिए, कपास को उगाने के लिए एक तो तापमान, टेम्परेचर काफी हाई चाहिए, हल्की वर्षा हो या सिंचाई से भी इसको उगाया जा सकता है। और 210 दिन चाहिए जिसमें पाला ना गिरे, फ्रॉस्ट ना गिरे, पाला रहित हो, और बढ़िया धूप हो, खिली धूप हो, इसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश कपास के ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट की बात करते हैं। जूट की फसल ये कहाँ होती है? बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जहां पानी जमा ना हो, बाढ़ का मैदान हो, और जहां की मिट्टी उपजाऊ हो, जहां पर हर वर्ष बाढ़ से नई मिट्टी आती रहे और नई मिट्टी आगे जमा होती रहे, वहां पर जूट की खेती होती है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय ये जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो इससे क्या क्या बनाया जाता है? बोरिया है, चटाई है, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे जैसे कालीन वगैरह होता है, दस्तकारी की जाती है, उसकी वस्तुएं बनाई जाती है। मैं फिर से इसको बताना चाहूंगा कि हमारी जो फाइबर क्रॉप्स है जिसमें रेशे निकलते हैं, उसमें कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क है। हेम्प जो है वो कैनबीज में आता है, जिससे नशे की चीज बनती है। इस तरीके से सिल्क
सिल्क ककून से बनता है। जो सिल्क वर्म होते कीड़े होते हैं, वो अपने ऊपर एक ककून बना लेते हैं। जब ये शहतूत के, जिसे मलबेरी कहते हैं, शहतूत के पत्तों को ये खाते हैं और अपने ऊपर ककून बना लेते हैं। उस ककून को, इन कीड़ों को उबाला जाता है, वहीं से आपका ये निकलता है सिल्क। कॉटन की बात मैं कर रहा था, कपास की बात इसको जरा समझिए कि हिंदुस्तान तीसरा सबसे ज्यादा कपास को पैदा करने वाला देश है। इसको टेक्सटाइल के लिए उपयोग करते हैं हम इसको, यानी कपड़ों के लिए बेसिकली। और इसके लिए काली मिट्टी चाहिए, थोड़ा टेम्परेचर लाइट चाहिए, इरिगेशन मतलब जो हम सिंचाई करते हैं बरसात है वो भी कम चाहिए, लेकिन 10 दिन तक इसके लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए, अच्छी धूप चाहिए। 6 से 8 महीने लगते हैं इसको बनने में, बढ़ने में और बिल्कुल तैयार होने में कॉटन को। कहाँ कहाँ उगाया जाता है ये? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी। जूट की एक बार और बात करूंगा मैं। जूट ये गोल्डन फाइबर है, यानी कि गोल्डन ये दिखाई देता है आपको जूट। और कहां पर? जहां पर पानी एकदम ड्रेन्ड हो, ऐसी उपजाऊ सॉइल हो आपके पास, और जो फ्लड प्लेन हो, जहां पर हर बार बाढ़ का इलाका हो, बाढ़ से जो जमीन आती, जमीन या मिट्टी लाके ठहराई जाती है और अगली बार दोबारा मिट्टी आएगी नहीं। अच्छा टेम्परेचर चाहिए इसके, जब ये ग्रोथ हो रही होती है। आप यहाँ पर चित्रण देख पा रहे हैं इनके पौधों का। और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आसाम, मेघालय, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा जूट पैदा होता है, जो आपने यहाँ पर भी देखा। और जैसे मैंने बताया आपको कि ये बोरियां, जैसे गनी बैग, मैट्स, रोप, यान, कार्पेट्स और जो आर्टिफैक्ट्स यानी कि बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु और धागे, गलीचे और दस्तकारी की वस्तुएं इससे बनाई जाती हैं। तो ये हमारी हो गई अखाद्य फसलें। अब इसमें एक इसमें किताब में दिया हुआ है प्राकृतिक रबड़ के उपयोग। तो जो प्राकृतिक आप रबड़ निकालते हैं उसे किस किस चीज में आप उपयोग कर सकते हैं? सबसे ज्यादा है जो मोटर गाड़ी, टायर और ट्यूब, उसके लिए रबड़ का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब इसके साथ आपका साइकिल टायर ट्यूब है, ऊंट काठी है, जूते चप्पल बनाए जाते हैं, रबड़ की नली और पेटी, रबड़ फोम, गद्देदार वस्तुएं और बहुत सारी चीजें इससे रबड़ से बनाई जाती है। इसका मतलब काफी अच्छी वाणिज्यिक फसल है ये, काफी अच्छा इसका मार्केट वैल्यू है। तो ये बात हुई हमारे सब फसलों की, हमने बात कर ली। अब हम हिंदुस्तान के जो प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।